गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शांत रहो बेटा। क्लास 12th का रिवीजन बैच है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स किसकी, चैप्टर 3 की। ठीक है, कितने लेक्चर हो चुके हैं प्रॉब्लम्स में? 3 की 2? 3। आज है प्रॉब्लम्स का लेक्चर नंबर 4। प्रॉब्लम्स का लेक्चर नंबर 4। तो लाइन से प्रॉब्लम बता रहे हैं, लाइन से। तो कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग? पेज नंबर टॉपिक, सेकेंड टॉपिक है ना ये। तो टॉपिक 1 में 43 तक क्वेश्चन थे, सारे बता दिए थे लाइन से। अब पेज नंबर 94 पे आ जाओ। पेज नंबर 94 मिला? बुक नहीं लाओ क्या? अच्छा, सुनिए पहला क्वेश्चन। चैप्टर 3 प्रॉब्लम्स का लेक्चर 4। तो पेज नंबर 94 है, टॉपिक 2 का, किरचॉफ्स लॉ के। पहला देखिए क्वेश्चन। अ सेल ऑफ EMF E is connected across an external resistance R. When current I is drawn from the cell, the potential difference across the electrodes of the cell drops to V. इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला हम लोग निकाल। देखिए क्या होता है, V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो आई आर नहीं निकाल पाओगे, इसको जल लिया। आई आर इक्वल टू E माइनस वी, यानी R इक्वल टू क्या हो गया, E माइनस वी अपॉन आई। अब देखो किससे मैच कर रहा है, E माइनस वी अपॉन आई। किसी से नहीं मैच कर रहा है। तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, कैपिटल आर। तो इन चारों में देखिए किससे मैच करेगा। सुनिए, इन तीनों में कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर। पहले ए वाले से निकालो। आई की वैल्यू रख देंगे तो वी अपॉन आर हो जाएगा। अगर हम आई की वैल्यू रख दें क्या आ जाएगा, वी अपॉन आर। हाँ, तो डी से मैच कर गया। किससे मैच कर गया? डी से। आई की वैल्यू रखो। आई की वैल्यू क्या होती है, वी अपॉन कैपिटल आर। वी अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर कहाँ जाएगा? ऊपर। तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? डी से। क्वेश्चन नंबर 2। अ कार बैटरी इज चार्ज्ड बाय अ 12 वोल्ट सप्लाई एंड चार्ज हो रहा है। जब डिस्चार्ज होता है तब क्या होता है, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। और जब चार्ज होता है तो वी इक्वल टू ई प्लस आई आर। याद है? 12 वोल्ट सप्लाई एंड एनर्जी स्टोर्ड इज दिस। द चार्ज पास थ्रू द बैटरी। तो E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? डब्ल्यू अपॉन ई, एनर्जी कह दो, वर्क डन कह दो, बात एक ही है। ठीक है, तो डब्ल्यू कितना दिया गया हमें, 7.2 इंटू 10 पावर 5, 7.20 इंटू 10 टू द पावर 5। और EMF कितना है, कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट। तो यह आ गया 0.6 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलाम। किससे मैच कर रहा है? फर्स्ट। हाँ, ये डेसिमल हटा दोगे 4 आ जाएगा। नहीं समझे? अरे EMF का ये तो होता है, एनर्जी स्पेंड टू फ्लो चार्ज यूनिट चार्ज।
इन द एंटायर सर्किट इंक्लूडिंग सेल। भूल गए EMF। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। थर्ड, two sources of equal EMF are connected in series. Two sources of equal EMF are connected in series. This combination is in turn connected to an external resistance R. The internal resistance R1, R2. If the potential difference across the source of internal resistance R1 is 0, then R equals। ठीक है, देखिए ये नोट कर लिया, दोनों करना है। थर्ड देखो, फर्स्ट इरेज करने जा रहे हैं, नोट करना है। देखिए फिजिक्स में कोई भी MCQ क्वेश्चन आता है, अगर आपने उसको GS की तरह करने की कोशिश की, पढ़ाओ टिक तुरंत टिक, तो 99 नहीं 100% गलत होगा। बेटा तुम जिंदा हो क्या? कम आते हो ना तुम? और टेस्ट की तैयारी क्या है राज? देखो, 2 सेल सीरीज में है, सेल सोर्स का मतलब सेल, और दोनों के EMF क्या है? सेम है। बस हो गया। देखो 2 सेल सीरीज में है। बेटा शांत रहो। E1 भी E है, E2 भी E है। ठीक है, इसका वोल्टेज V1 हो गया, इसका वोल्टेज V2। और हमसे क्या कह रहे हैं? R2 इज ग्रेटर देन R1। ठीक है, जिसने सोचा कि MCQ क्वेश्चन पढ़ा और टिक किया, तो 99% नहीं 100% गलत ही होगा। हाँ, R1 का PD 0 है। PD अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इज 0, यानी V1 हमें 0 दिया गया है। तो पहले तो निकालो करंट। क्या निकालो? करंट। कैसे निकालोगे? नेट EMF। देखो नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस, यही तो होता है। नेट EMF कितना हो गया? 2E। नेट EMF कितना हो गया? 2E। अरे E प्लस E 2E सीरीज में है, नहीं समझे? और नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R। ये आ गया करंट। ठीक, अब V1 इक्वल टू E1 माइनस IR1, और ये हमें कितना दिया गया है? 0। पहले सेल का PD कितना दिया गया है? 0। और V इक्वल टू E माइनस IR होता है, नहीं समझे? E1 किसके इक्वल है? E के। समझ गए? यानी E इक्वल टू क्या आ गया? IR1। E इक्वल टू क्या आ गया? IR1। अभी नहीं समझे? I की वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? कैपिटल R की वैल्यू क्या पूछा है? हाँ, R इक्वल्स हो गया। और पढ़ करके आंसर लिखो करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आई की एक काम करो, ये वैल्यू रख दो आई की। क्या? क्यों? नहीं हम सॉल्व कर रहे हैं। तो E इक्वल टू IR1 है, और I है कितना? 2E अपॉन R1 प्लस R प्लस E। एक काम करो, क्या करो? E यहाँ रखो, E की वैल्यू यहाँ रखो। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट करो। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, किसकी? E वाली। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? I इक्वल टू 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R,
और ई की जगह क्या पुट करेंगे 2, ये है ना IR1, ये IR1 कैसे हो गया समझ आया? क्योंकि हमसे कह रहे हैं पहले सेल का PD कितना है 0, पहले सेल का तो 0 बोल रहे हैं, पहले का बोल रहे हैं दूसरे का बोल रहे हैं। इफ द PD डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल R1 इज 0, ठीक सही है, बस कर लो। तो IR1 देखो I और 2, ई की जगह क्या लिखोगे IR1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R, हो गया, I से I कैंसिल, यानी R1 प्लस R2 प्लस R इक्वल टू 2R1। इधर ले जाओ, कैपिटल R की वैल्यू R1 माइनस R2, क्या? हाँ तो R2 माइनस R1 है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ नहीं, तो ये फिर V2 0 होगा, फिर कौन 0 होगा V2, नहीं V1 0 हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं 0 हो सकता? 0 तब होगा जब ये चीज़ ज़्यादा हो, ये चीज़, और ये ज़्यादा किस में है R2 में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको V1 ही 0 दिया है, कौन 0 दिया है V2, क्योंकि ये 0 हो ही नहीं सकता, वो मिसप्रिंटिंग है, ये 0 हो ही नहीं सकता ये वाला। क्यों भाई? ये 0 होने के लिए ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, ये चीज़, और ये ज़्यादा किस में होगी R2 में, R1 तो कम है ना, तो V2 0 है, V2 0 हो जाएगा ये, यानी ई की वैल्यू क्या होगी IR2, क्या हो गई ई की वैल्यू IR2। अब ये सही हो जाएगा, उधर ले जाओ R2 माइनस R1, समझ गया, ये सही है। यानी क्वेश्चन में क्या मिसप्रिंटिंग है कि जो है V1 0 नहीं है, कौन 0 है V1 0 हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि R1 कम है, और 0 होने के लिए ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। समझ गए? कोई डाउट? नोट करें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार और आया है कहीं, थर्ड टॉपिक तो नहीं है, कुछ याद आ रहा है मैं, चलो समझ गए। तो यहाँ पे V2 0 नहीं, V1 0 नहीं है, कौन 0 है V2, यानी जहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R1 लिखा है वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा R2। क्वेश्चन नंबर 4 इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 4, तो तुम पीछे क्यों बैठे हो तुम? नहीं नहीं आगे, हाँ हाँ सबसे आगे, ठीक है, तुम बातें करोगे वहाँ, वो खुश हो गया था फिर दुखी हो गया। देखें, सुने, क्वेश्चन नंबर 4, अ स्ट्रेट लाइन, बातें मत करो बेटा, बाहर चले जाओ, आज तो बिल्कुल मजे का फायदा उठाओगे। अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोइंग द टर्मिनल पोटेंशियल V of a cell as a function of I drawn from it। इंटरनल रेजिस्टेंस आपसे पूछा है, क्या पूछा है? इंटरनल। देखिए इस टाइप के कई क्वेश्चन आएंगे, आते रहते हैं अक्सर, बार बार आते हैं, लगातार आते हैं, हर बार आते हैं, कई बार आते हैं। सबको करने का तरीका एक ही होता है, एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस पे x इक्वल टू 0, बस। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है ये तो पता होगा, एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू कितना होता है ये भी नहीं पता है,
और वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, बस हो गया। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया गया है 5.6 और करंट कितनी है 2 एम्पियर। देखो यहाँ पे वोल्टेज कितना है 5.6 वोल्ट और करंट कितनी है 2 एम्पियर। अब इसी से क्वेश्चन हो जाएगा। जरा इस पॉइंट को देखो, ये वाई एक्सिस पे है यानी एक्स एक्सिस पे कितना हो जाएगा 0 यानी करंट 0, जिसमें V एट V इक्वल टू 5.6 वोल्ट, I इक्वल टू 0, समझ गए। और I 0 होने पे क्या होता है V की वैल्यू E के इक्वल। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है E माइनस आई आर। अगर I 0 हो जाएगा तो V की वैल्यू E के इक्वल नहीं हो जाएगी। यानी ये पॉइंट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा EMF को। पूछा नहीं, हमने निकाल दिया ऐसे ही, समझ गए। इस टाइप का कोई भी ग्राफ जो V और I के बीच होगा, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा EMF को। किसको रिप्रेजेंट करेगा EMF कितना आ गया आपका 5.6 वोल्ट। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कौन जीरो होगा V। एक्स एक्सिस पे Y जीरो होता है, Y एक्सिस पे एक्स, ये एक्स एक्सिस है तो Y जीरो हो जाएगा। नहीं समझ आया। I इक्वल टू 2 एम्पियर पे एट I इक्वल टू 2 एम्पियर, V इक्वल टू 0 लगा दो। V इक्वल टू क्या होता है E माइनस आई आर। अब V कितना है 0, करंट को कैपिटल आई से लिख रहे हैं V 0। इस पॉइंट की बात करें, अरे नाम दे दो, ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B। ये किस पॉइंट पे लिखा हमने एट पॉइंट A, और ये कहाँ पे लिखा है एट पॉइंट B। अब आया समझे नहीं समझे। B पे करंट कितनी है 2 एम्पियर और वोल्टेज कितना है 0। कैसे पता चला, एक्स एक्सिस पे Y कितना होता है 0 और यहाँ पे Y की जगह क्या है V और X की जगह क्या है I। क्यों नहीं जान पा रहे बेटा, तो रखो। E हम लोगों ने कितना निकाला है 5 पॉइंट्स। ध्यान रखना, सेल में E और स्मॉल r ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, बाकी V चेंज होगा, I चेंज होगा, E और स्मॉल r नहीं चेंज होते हैं। E और स्मॉल r कब चेंज होंगे, जब सेल को चेंज करेंगे। E और स्मॉल r का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, नहीं समझे। E और स्मॉल r ये कब चेंज होते हैं, जब आप सेल को चेंज करेंगे। E और स्मॉल r कब चेंज होते हैं, जब सेल को चेंज करें। क्लियर। E कितना है 5.6, I कितना है 2। क्लियर, इधर ले जाओ। R कितना आ गया 5.6 बाई 2, 2.8 ओम आंसर। अब भी नहीं समझे, नोट करें। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं 2 पॉइंट से सॉल्व हो जाता है। एक्स नहीं समझ आया, एक्स एक्सिस पे Y 0, Y एक्सिस पे X 0। और ध्यान रखना, जब करंट 0 होती है तो V की वैल्यू जो है वो E के इक्वल होता है। I 0 हो जाएगा तो V E के इक्वल नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 दिखा लगे, हाँ चलो उसको भी देख लेते हैं। अरे 12 दिखा, यही तो है बेटा, तुम्हें नहीं दिखा 12। नोट कर लिए सबने। क्वेश्चन नंबर 12 देख ले रहे, इसी काम चल जाएगा, थोड़ी इंक बच जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये कितना दिया गया हमें 6 वोल्ट और करंट कितनी है 1 एम्पियर। बस देखो, पहले पॉइंट ए की बात करो। हमसे पूछा क्या क्या है, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। 3 सेल हैं आइडेंटिकल, 3 सेल आइडेंटिकल, उनके लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया तो क्या हुआ, नेट ईएमएफ निकल आएगा, उसका 1/3 कर दोगे, एक सेल का आ जाएगा। 3 सेल सीरीज में हैं, नहीं समझे, ऐसे जैसे ये तो 3, ये मान लो ई डैश ई डैश ई डैश और ये आर डैश आर डैश आर डैश। तो ई कितना हो जाएगा 3 डैश और आर कितना हो जाएगा 3 आर डैश। हमसे ई डैश आर डैश पूछा है, हम ई और आर निकालेंगे 1/3 कर देंगे, समझ गए। तो यहाँ पे देखो
V कितना है पॉइंट ए पे 6 वोल्ट कितना है, और करंट कितनी है 0। वाई एक्सिस पे x 0 होता है, यानी EMF कितना आ गया 6 वोल्ट। तो एक सेल का कितना हो गया 3 वोल्ट। ये तो तीनों का मिला के आएगा ना, समझ गए। ये किसका EMF आया, तीनों का मिला करके, समझ गए नहीं समझे। एक सेल का EMF ऑफ वन सेल, ये तो रिजल्टेंट हो गया ना। हम तीनों की बात एक साथ कर रहे हैं, ये जो ग्राफ है वो तीनों के लिए एक साथ है, नहीं समझे। यानी तीनों को मिला करके हमने क्या मान लिया, एक सेल। ई डैश की क्या ले लिया E, आर डैश की क्या ले लिया R। तो EMF ऑफ वन सेल, एक सेल का कितना हो जाएगा E/3 यानी 2 वोल्ट। आंसर क्लियर। अब इस पे आ जाओ। एट पॉइंट बी आई कितना है 1 एम्पियर और V कितना है 0। E तो हम निकाल ही चुके 6I1। R की वैल्यू कितनी हो गई 6 ओम। लेकिन ये तो तीनों का मिला करके है, तीनों का मिला करके, समझ गए। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल, वन सेल, एक सेल का कितना हो जाएगा R डैश R/3 2 ओम। समझ गए, नोट करें। तो आपने क्या देखा कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, इन्हीं 2 पॉइंट से क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, x एक्सिस पे y 0 होता, y एक्सिस पे x 0 होता। ठीक है, तो पहले हमने ये नेट EMF निकाला, फिर हमसे एक सेल का पूछा था, तो E डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी E/3। फिर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला एक सेल का, R डैश कितना हो जाएगा R/3। समझ में आया कुछ, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल सिग्मा I इक्वल टू 0। सेकेंड रूल, ये तो रूल लिखें। अच्छा, पहला किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तो क्लियरली लिखाया है। और सेकेंड लॉ किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी नहीं पता क्या, ये पता है क्या, अरे तो कल तक पता रहेगा, कल टेस्ट है। एक क्वेश्चन इसका भी है, फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ, कम से कम इसलिए बता दिया कम से कम 0 तो ना है। तुम्हारा तो कोई प्लान ही नहीं दिख रहा मैं, तो आसान कैसे होता नहीं तुम्हारा। तुम्हारी क्या तैयारी है राज कल के टेस्ट की। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड, तुम नहीं आओगे, खोपड़ी हिला रहे हो, तुमने अभी मना किया उसको। मतलब पिछले टेस्ट में इतने घटिया मार्क्स, इस बार आओगे नहीं। फिर तूने मना किया उसको। हम 3-4 बार तुम्हारी मम्मी को फ़ोन करके याद दिलाएंगे, 3:30 बजे टेस्ट है, 3-4 बार, ठीक है। क्योंकि जब 3:30 बजे टेस्ट होता है तब तुम 4 बजे सो के उठते हो। नहीं, हम अलग अलग नंबर उसमें लाएंगे, बाहर खड़े हो जाएंगे सड़क पे, जितने लोग निकलेंगे सबके फ़ोन ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ DC सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी रेस्पेक्टिवली। तो बैटरी के बाहर क्या डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव से निगेटिव। अरे पॉजिटिव प्लेट से करंट चलती है और निगेटिव में वापस आती है, और बैटरी के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव। इस वक्त ये कौन सा क्वेश्चन है इतना घटिया। तो बैटरी के बाहर इनसाइड द, अच्छा अंदर कहाँ होगा, निगेटिव से पॉजिटिव और बाहर पॉजिटिव से निगेटिव। कौन सा ऑप्शन सही है, सी, अंदर निगेटिव से पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव से निगेटिव। क्लियर, पहले अंदर है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इरेज करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना, जो V और I के बीच ग्राफ होते हैं, ग्राफ के क्वेश्चन जो हैं ये डिफरेंस पैदा करते हैं ऑर्डिनरी बच्चे अच्छे बच्चों में,
समझ गए? देखिए, तो कल जो हम आपको कॉपी देंगे वो लाइनिंग वाली देंगे, ताकि कुछ राइटिंग जो थी घटिया कई बच्चों की है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है? मतलब प्लेन पेपर नहीं मिलेगा। कौन सा मिलेगा? लाइनिंग वाला। क्या? हाँ नहीं, लेकिन कल मिलेगा, ठीक है? तो इसका मतलब कल तुम कम से कम 60-65 ले आओगे। अभी बैच का लेते हुए जाना, ठीक है? सुने, सुनिए, क्वेश्चन नंबर 7। A cell of EMF E, सुनो बेटा, a cell of EMF E and internal resistance R is connected across a variable resistance capital R. V और R के बीच ग्राफ खींचा गया है। सुनिए, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, E और स्मॉल r इस चैप्टर में, यानी किरचॉफ्स लॉ, सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सब में ये बात हमेशा याद रखनी है। E और स्मॉल r ये कांस्टेंट रहेंगे, ये तभी चेंज होंगे जब आप सेल को चेंज करेंगे। समझ गए? कैपिटल R चेंज होगा, V चेंज होगा, I चेंज होगा, लेकिन E और स्मॉल r चेंज नहीं होगा। इसमें कैपिटल R को चेंज कर रहे हैं, यानी बढ़ा रहे हैं, ठीक है? V और R के बीच कर्व है। किसके बीच कर्व है? V और R के बीच। इधर जाने का मतलब R बढ़ रहा है। हम थोड़ा रुकें, तो इधर जाने का मतलब R बढ़ रहा है, ठीक है? देखो V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। I इक्वल टू क्या होता है? E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इससे नहीं पता चलेगा, ये लगाओ। V इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक है? अब सुनना जरा, V इक्वल टू E माइनस आई आर। I की जगह क्या लिखेंगे? E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। R बढ़ाएंगे, अभी इससे भी साफ साफ नहीं पता किसके बीच वेरिएशन देखना है? R और V के बीच, R और V के बीच। तो R बढ़ाते जाओ, R बढ़ाते जाओ, I कम होता जाएगा। R बढ़ाते जाओ, I कम होगा, ठीक है? तो V और R के बीच है the cell of EMF E internal resistance is connected across a variable resistance R. The graph of terminal voltage V as the function of R. ठीक है? R बढ़ाएंगे, अगर इसको देखें, R बढ़ाएंगे तो V की वैल्यू क्या होगी? वैसे यहाँ पे तो R बढ़ाने पे V की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। नहीं, किस में? V इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस, नहीं ये तो उसी से आया, ये तो ठीक है। हाँ, डायरेक्ट रिलेशन देखें, सुने, या ऐसे देख लो, V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। समझ गए? कैपिटल R से अलग अलग डिवाइड कर दो, कैपिटल R से अलग अलग डिवाइड कर दो, तो E अपॉन 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। ये सुनो, शांत रहो। V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू क्या होती है? कौन बोल रहा है लगातार बेटा? तुम बोल रहे हो क्या?
तो V इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई की वैल्यू क्या होती है? E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। हमें एक जगह कैपिटल आर चाहिए ताकि हमें रिलेशन निकल आए। हमने क्या किया, आर का ऊपर डिवाइड कर दिया, आर से नीचे डिवाइड कर दिया, आ गया। अब देखो जरा कैपिटल आर बढ़ाओ, कैपिटल आर बढ़ाओ, तो ये चीज़ क्या होगी? घटेगी। और जब ये चीज़ घटेगी तो V क्या होगा? बढ़ेगा। यानी R बढ़ने पे V बढ़ेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं है, बढ़ेगा लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। R बढ़ने पे V बढ़ेगा। तो बढ़ने पे वाला कौन सा ग्राफ है? ये कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? सुनो पहले, ये कैसे समझ आया? R बढ़ने पे V बढ़ेगा, कैसे समझ आया? R बढ़ाओगे तो ये चीज़ घटेगी, और जब ये चीज़ घटेगी तो पूरा डिनोमिनेटर घटेगा, और जब डिनोमिनेटर घटेगा तो V बढ़ेगा। नहीं समझे? तो R बढ़ने पे V घटना चाहिए, R बढ़ने पे V घटना चाहिए, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इसमें? सी। देखो R बढ़ने पे V क्या हो रहा है? घटता जा रहा है, बाकी किसी में हो ही नहीं रहा है। ए में देखो R बढ़ता जा रहा है, V क्या है? कांस्टेंट। ए वाले में देखा नहीं दिखा? ए वाला ग्राफ ऐसा है, R बढ़ता जा रहा है और V कैसा है? कांस्टेंट। ये तो पता होगा, जब कोई ग्राफ ऊपर की तरफ जाए तो V बढ़ रहा है, नीचे आए तो V घट रहा है, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए तो V कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। अब इस पे आ जाओ सेकंड वाले पे, बी वाले पे। बी वाले में क्या हो रहा है? R बढ़ने पे V क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे। हाँ यही तो होगा, फिर यही सही है, क्योंकि R बढ़ने पे V बढ़ रहा है। यहाँ भी देखिए R बढ़ने पे V बढ़ रहा है, R बढ़ेगा, ये चीज़ घटेगी, जब ये घटेगी तो पूरा डिनोमिनेटर घटेगा, यानी ये बढ़ेगा। तो ये आप ये कह सकते हो बढ़ने वाला तो ये वाला D वाला भी है बढ़ने वाला, लेकिन बढ़ने वाला D वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ है नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होता है जब R कहाँ होता? ऊपर, और बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं? कांस्टेंट। समझ गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जो R 0 तो V 0, ऐसा नहीं है। यहाँ R 0 कर दोगे तो क्या V 0 आ जाएगा? नहीं आएगा। R 0 कर दोगे तो V की वैल्यू E के इक्वल आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? B। क्लियर? नहीं समझे? क्या नहीं समझ आ रहा है? R बढ़ने पे V बढ़ेगा, तो ऑप्शन B सही है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। सुने, क्वेश्चन नंबर 8। In the emitter, if the emitter in the given circuit shown in the diagram 2 एम्पियर रीड कर रहा है, तो R की वैल्यू पूछी। तो ये बहुत सिंपल है। देखिए जिसमें स्मॉल R की वैल्यू, सुनिए, सर्किट के किसी भी न्यूमेरिकल में क्या बात है, क्या दिक्कत है? तो सर्किट के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको स्मॉल R की वैल्यू, तुम्हारी बुक कहाँ बेटा आद्रिका? हाँ तो क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? तो किसी क्वेश्चन में अगर स्मॉल R की वैल्यू ना दी जाए ना पूछी जाए तो क्या करते हैं? नेग्लेजिबल। ध्यान रखना है इसको। किसी भी सर्किट के न्यूमेरिकल में स्मॉल R की वैल्यू ना दी जाए ना पूछी जाए तो स्मॉल R को क्या मान लेते हैं? नेग्लेजिबल। तो E कितना हो गया? 6 वोल्ट, और कैपिटल R कितना है? 2 ओम। ठीक है, तो पहले करो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन कैपिटल R प्लस 2 प्लस 0। ये कहाँ से आ गया? I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो कैपिटल R की जगह कितना आ जाएगा? R प्लस 2, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 दिए गए ना,
एक 2 ओम दिया गया है, एक आर दिया गया है, ठीक है, और स्मॉल आर दिया नहीं गया, तो क्या मान लेंगे 0। एमीटर की रीडिंग कितनी दी गई है 2 एम्पियर, और सेल का ईएमएफ कितना है 6 वोल्ट। R + 2 = 6/2 3। R की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। आंसर कौन सा ऑप्शन सही है, ए। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर देखो 9th। तो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज कांस्टेंट, सही है। हाँ, बहुत पुराना हो जाए तो बात अलग है कि कम हो लेता है, लेकिन ये नहीं कि अभी यूज किया अभी कम हो गया या बढ़ गया, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के केमिकल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे जैसे सेल पुराना होता जाता है, केमिकल ख़राब होता जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। लेकिन उसके लिए 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने 2 महीने की बात होती है। अगर आप 5 मिनट यूज़ करो तो थोड़ा ना अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? तो ये आपका सही है असर्शन। रीज़न, आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन्स सेम ड्यूरिंग यूज ऑफ सेल, ठीक है। क्या, क्यों? तो आयनिक कंसंट्रेशन सेम तो रहता है। हाँ, सेल बहुत पुराना हो जाए तो बात अलग है। तो इसमें ए के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं, ए ही होगा। डी कैसे देंगे, गलत है। ड्यूरिंग द यूज ऑफ सेल आइकॉनिक नहीं, वो तो बहुत लंबे टाइम में होता है, बहुत लंबा टाइम। अरे इन्होंने बहुत लंबा टाइम ले लिया, लैंग्वेज क्लियर नहीं है। ये कभी आया क्वेश्चन? आया तो है, पिछले साल ही आया। लैंग्वेज क्लियर नहीं है। देखिए, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस को, ईएमएफ को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। हाँ, स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन कब बढ़ती है? 2-4 महीने यूज़ करने के बाद। ये नहीं अभी यूज किया, 1 मिनट बाद फिर यूज किया, 1 मिनट बाद फिर यूज किया तो स्मॉल आर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। या सीरीज में जोड़ा तो अलग है, पैरेलल में जोड़ा तो अलग है, कैपिटल आर ज़्यादा है तो अलग है, कैपिटल आर कम है तो अलग है। ऐसा नहीं होता है। हाँ, स्मॉल आर बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग टाइम यूज़ करने के बाद। समझ गए? जैसे जैसे सेल को यूज़ करते जाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, केमिकल ख़राब होता जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़। लेकिन वो लॉन्ग टाइम में यूज़ करने के बाद होता है। ये थोड़ी ना होता कि 2 मिनट यूज किया लो ख़राब हो गया सेल। समझ गए? लॉन्ग टाइम यूज़ करने के बाद। समझ गए? तो इन्होंने लॉन्ग टाइम इन्होंने यूज करना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है। वैसे तो हम लोग न्यूमेरिकल लगाते समय इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या लेते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसका लैंग्वेज पूरी तरह से क्लियर नहीं है, ठीक है। हमने क्या कहा, कुछ समझ आया? किसी भी सेल को सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल में कनेक्ट करें, लो रेजिस्टेंस से कनेक्ट करें या हाई रेजिस्टेंस से कनेक्ट करें, इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। चेंज कब होता है? जब उसको लॉन्ग टाइम यूज़ करें, महीने 2 महीने, 10-15 दिन, तब उसका धीरे धीरे उसका केमिकल क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, गाढ़ा होता जाता है केमिकल, और उसका आर क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। लेकिन वो लॉन्ग टाइम यूज़ करने के बाद है। तो इसको आप ऐसे समझें, या तो आपसे लॉन्ग टाइम यूज़ करने के लिए कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 10, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इज ऑलवेज लेस देन द, नहीं, ऑलवेज नहीं है, ये भी गलत है। जब चार्ज करते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा होता है। एसर्शन ही गलत है, एसर्शन गलत है तो ऑप्शन डी। एसर्शन अगर गलत है, हमेशा कम नहीं होता है, ठीक है, हमेशा कम नहीं होता है। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, ये भी गलत है, ठीक है। दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी। इन्होंने चार्जिंग के लिए क्या लिखा है, V = E - IR, जबकि चार्जिंग में होता क्या, V = E + IR। तो एसर्शन भी रॉन्ग। रीज़न, अच्छा एसर्शन क्यों रॉन्ग है? क्योंकि V की वैल्यू हमेशा E से कम नहीं होती है। E से कम कब होती है, जब सेल डिस्चार्ज होता है, और जब चार्ज होता है तो E के ज़्यादा, और जब ओपन सर्किट पे होता है तो E के इक्वल,
तीनों कंडीशन होती ना, अरे तीनों कंडीशन लिखाई हैं। वी की वैल्यू ई से कम कब होती है, ई के ज़्यादा कब होती है, ई से इक्वल कब होती है, ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। 11th देखो, करंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये तो सही है, ठीक है। हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हायर से लोअर। रीजन, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बैटरी करंट इनसाइड द बैटरी फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। देखो ये भी करेक्ट है, नेगेटिव से पॉजिटिव, चार्जिंग की बात कर रहे हैं। देखो डिस्चार्जिंग में क्या होता है, डिस्चार्जिंग में क्या होता है, करंट बैटरी के अंदर कहाँ फ्लो होती है, निगेटिव से पॉजिटिव, और चार्जिंग में पॉजिटिव से निगेटिव, क्योंकि चार्जिंग में उल्टा करंट जाती है, ठीक है। तो रीज़न गलत है, रीज़न गलत है। क्या नहीं, अंदर की बात कहाँ कर रहे हैं, करंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, करंट बिटवीन, नहीं, करंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। वैसे तो हायर से लोअर होती है, ठीक है, हायर से लोअर होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम चार्जिंग करें तो लोअर से हायर, चार्जिंग करें तो लोअर से हायर, ठीक है। देखो रीजन तो कंफर्म गलत है, रीजन क्या है, कंफर्म गलत है, ठीक है। असर्शन में क्या है, सर्किट की बात करेंगे तो हमेशा हायर से लोअर है, लेकिन अगर अंदर बात करेंगे तो लोअर से हायर हो जाएगा। कब, चार्जिंग में, समझ गए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं, तो सब में डी दिया इनमें क्या, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, ठीक। तो वैसे तो हायर से लोअर फ्लो होती है, हायर से लोअर, रीजन गलत हो गया, समझ में आया। चार्जिंग में निगेटिव से पॉजिटिव नहीं होती है, पॉजिटिव से निगेटिव। इन्होंने क्या कहा है, चार्जिंग में कहाँ फ्लो हो रही है, निगेटिव से पॉजिटिव, समझ गए। और निगेटिव से पॉजिटिव कब होती है, डिस्चार्जिंग में, चार्जिंग में पॉजिटिव से निगेटिव सेल के अंदर। हाँ, सर्किट में हायर से लोअर होता है, हायर से लोअर, ठीक है। लेकिन जब हम बैटरी के अंदर की बात करेंगे तो मान लेते डिस्चार्ज हो रहा है, सपोज देखिए डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पे ए से बी करंट फ्लो होगी हायर से लोअर, लेकिन जब अंदर आएंगे तो लोअर से हायर। लेकिन बैटरी के अंदर उन्होंने क्लियर लैंग्वेज में नहीं कहा है, लैंग्वेज उतनी क्लियर नहीं है इसकी, ठीक है। फिर भी सर्किट में हायर से लोअर, लेकिन कब की बात कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग में। और अंदर कैसे फ्लो होती है, निगेटिव से पॉजिटिव, अंदर कैसे फ्लो होती है, निगेटिव से पॉजिटिव, यानी लोअर से हायर। इन्होंने ऑलवेज वर्ड यूज कर लिया ना, क्या यूज कर लिया, ठीक है। तो इसलिए गलत हो गया ये, ठीक। ऑलवेज हायर से लोअर नहीं होती है, क्योंकि बैटरी के अंदर कहाँ फ्लो हो रही है, निगेटिव से पॉजिटिव, यानी लोअर से हायर। लेकिन बाहर कैसे फ्लो हो रही है, हायर से लोअर, ठीक है। सर्किट में कहाँ फ्लो होती है, यानी सेल के बाहर हायर से लोअर, और सेल के अंदर लोअर से हायर, समझ गए। तो असर्शन भी रॉन्ग है, रीजन भी रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी, 10th का भी ऑप्शन डी। 9th में अभी भी इनका ऑप्शन हमें सही नहीं लग रहा है, ठीक है, इनका एक्सप्लेनेशन सही नहीं लग रहा है, ठीक है, 9th वाले में। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस या तो इनको क्या बोलना चाहिए, लॉन्ग पीरियड, ठीक है। बाकी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट। इसका ऑप्शन ए ही करना है, इसको क्या करना है, ए, उसको काट करके ए कर लो। डी ये कब हो सकता है, जब आपसे कहते ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड, ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड, तब डी आप करते। बाकी आपको किसको टिक करना पड़ेगा, ए को, क्योंकि कोई भी सेल है उसको हम सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल में कनेक्ट करें, समझ गए, लो रेजिस्टेंस से कनेक्ट करें या हाई रेजिस्टेंस से कनेक्ट करें, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। हाँ, लॉन्ग पीरियड की बात करेंगे तो केमिकल का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है। लॉन्ग पीरियड का मतलब महीने 2 महीने, 10-15 दिन कम से कम, ये नहीं कि 2-4-5 मिनट,
समझ गए? कोई डाउट? तो 9th वाले में ऑप्शन ए कर लो, बाकी दोनों में ऑप्शन डी। 12वां बता चुके हैं। 13वां देखें, 13, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 9th में डी काट करके ए कर लो, क्योंकि जो लैंग्वेज लिखी हुई है क्वेश्चन में उसके हिसाब से ए ही सही है। लॉन्ग पीरियड अगर जोड़ देते तो फिर डी सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 सुनिए। टू आइडेंटिकल सेल्स each of EMF E having negligible internal resistance are connected in parallel with each other across an external resistance R। करंट पूछिए तो बहुत सिंपल है। क्या होता है पैरेलल में फार्मूला? I इक्वल टू ME अपॉन R प्लस MR। भूल गए बेटा? पैरेलल में यही तो होता है। तो सेल का EMF कितना है? E। आई इक्वल टू क्या आ गया? 2E अपॉन आर कितना है? 0। ई अपॉन आर, ये करंट हो गया। कितना करंट आ गया? ई अपॉन आर। क्लियर? यानी जितनी एक सेल से है उतनी ही दो सेलों से। कैसे किया गया? समझ आया? नहीं समझ आया? बेटा स्मॉल आर 0 दिया गया है, और ये फार्मूला समझने के लिए नहीं होता, फार्मूला याद किया जाता है। तुमको जानते हो क्वेश्चन क्यों नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि फार्मूला तो तुमने पता ही नहीं कुछ तुम्हें कुछ। ठीक है, सीरीज के लिए फार्मूला क्या होता है? इन सीरीज, अगर सेल सीरीज में कनेक्ट है तो क्या होता है? NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R। अब जब फार्मूला नहीं पता तो कोई दो ऑप्शन ही नहीं है पैरेलल में। कैसे बेवकूफ टाइप के बच्चे सोचते हैं फार्मूला भी ना याद हो और न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाए। समझ गए? मतलब बच्चों की सोच, फार्मूला भी ना याद करना पड़े और न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाए, मरे भी ना और स्वर्ग पहुंच जाए। मतलब सारे बच्चों ये चाहते हैं, मरे भी ना और स्वर्ग पहुंच जाए, जिंदा स्वर्ग जाना चाहते हैं। समझ गए? अभी नहीं समझे? और ये अभी बताया है इनके प्रूवमेंट्स, अभी बताए हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। A 10 volt battery of negligible internal resistance is connected across a 200 volt battery and resistance of 38 ohm as shown in figure. Find the value of current। देखिए दोनों डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो दोनों सेल एक दूसरे के कैसे लगे हुए हैं? अपोजिट। तो नेट ईएमएफ कितना हो गया? 200 माइनस 10, 190 आ गया। अरे दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगे हुए हैं। समझ गए? आई निकाल लो। आई इक्वल टू ई अपॉन आर, स्मॉल आर 0 है। ई कितना हो गया? 190। आर कितना है? 38। कितना आएगा? 5 आंसर। डिवाइड करना घर जाके। समझ गए? अब इस टाइप क्वेश्चन में नहीं कर सकते हो तो ABCD तो पेपर में आता नहीं है। द 15 देखिए, द EMF ऑफ अ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज। वाई? गिव रीजन। ऑलवेज कहाँ ग्रेटर होता है? ड्यूरिंग चार्जिंग होता है। तो क्या लिखोगे? ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन EMF। ठीक है, बिकॉज V इक्वल टू E प्लस IR। तीनों चाहो तो वो तीनों कंडीशन लिख सकते हो जो हमने आपको लिखाई हैं। V की वैल्यू E से कम कब होती है, E से ज़्यादा कब होती है, E के इक्वल।
लेक्चर नंबर 1 में बताया है, समझ गए। v की वैल्यू e से कम कब, लेक्चर नंबर 1 नहीं, जब हमने किरचॉफ्स लॉ बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, a cell of EMF E, internal resistance R, draws current I. Write the relation between terminal voltage V in the terms of। तो ये तो फार्मूला लिखना है एक नंबर में। तो V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर। ये हो गया रिलेशन, आंसर। और एक नंबर में, इसलिए प्रूफ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना है, बस सबका मतलब जरूर लिख देना। ये जब भी कोई फार्मूला लिखने के लिए पूछा जाता है तो पत्थर फेंक के नहीं आते, पत्थर मार के चले आओ, बताना पड़ता है कौन सा लेटर किस क्वांटिटी को क्या कर रहा है। कई बेवकूफ़ और गधे टाइप के बच्चे सीधे फार्मूला लिख के चले आते हैं, समझ गए। तो जैसे आपसे रिलेशन पूछा गया लिखने के लिए, तो क्या लिखोगे, V इक्वल टू E माइनस आई आर, फिर सबका सिग्निफिकेंस लिखोगे, वेयर V इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, E EMF ऑफ द सेल, I इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, स्मॉल r इंटरनल। समझ गए। कोई फार्मूला लिखेंगे तो हर लेटर का क्या लिखना पड़ता है, सिग्निफिकेंस, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 इरेज करें। देखिए 17, थ्री सेल्स E2E 5E, और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिए गए हैं। डायग्राम में शो नहीं किया गया, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस दिए गए हैं। तो अच्छा, दो एक तरफ हैं और एक अपोजिट है। देखो E1 ये है, ये E2 हो गया। जो बेवकूफ़ टाइप बच्चों ध्यान से देखें, सेल किस डायरेक्शन में कनेक्ट किया गया ये बहुत मैटर करता है। सुनो, E1 कितना है, E2 और E3 5E। प्रॉपर सॉल्व नहीं करोगे जान ही नहीं पाओगे। R1 R है, 2R है, 3R है। ये R1 R हो गया, R2 2R और ये 3R। क्लियर। ये की हो गई और ये रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस के ऊपर जो एरो बना देते हैं इसका मतलब क्या होता है, जैसे एरो बना दिया गया, नहीं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी इस आर की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। नहीं समझे, जिसको रियोस्टेट भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर एरो बना दिया जाए, जैसे आपसे ये कैपेसिटर बनाया गया और इसके ऊपर ये एरो बना दिया जाए ऐसे, इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है ये वेरिएबल है, यानी सी की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। जैसे कॉइल बनाई गई, कॉइल के ऊपर क्या बना दिया गया, एरो, यानी कॉइल कैसा हो गया, वेरिएबल। समझ गए। तो जिसके ऊपर एरो बना दिया जाता है इसका मतलब वो चीज़ क्या है, वेरिएबल। ठीक है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द करंट, और ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए कहा है, किसके बीच, आर के साथ, करंट और आर के बीच। सुनो, नेट ईएमएफ कितना हो गया, ई डैश मान लो। तो ये दोनों सेल सेम डायरेक्शन में है। कैसे समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। ये सेल किधर करंट भेजेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, ये टुवर्ड्स राइट, ये टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो 5E + E 6E, और वो अपोजिट हो गया। तो नेट ईएमएफ कितना हो गया, E + 5E - 2E। ये दोनों सेम डायरेक्शन में और ये अपोजिट, 4E आ गया। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस
नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश, आर डैश ये तो सीरीज में माने जाएंगे। आर प्लस 2R प्लस 3R कितना हो गया 6R। करंट पूछी है I इक्वल टू ई डैश अपॉन कैपिटल R प्लस आर डैश। क्लियर? कितनी करंट हो गई? ई डैश कितना हो गया 4E अपॉन कैपिटल R प्लस 6R। ये तो कर एक आंसर तो आपका हो गया, यानी आधे नंबर आपको मिल गया। एक ही नंबर का तो है, एक नंबर का है ना, तो आधा नंबर मिल गया इससे। ठीक है, अब कर्व ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? कर्व। आर को बढ़ाएंगे, आर को क्या करेंगे तो आई क्या होगा? घटेगा। समझ आ रहा है क्या? आर बढ़ाएंगे तो आई कम होगा, यानी कैसा ग्राफ आ जाएगा? डिक्रीज। आर बढ़ाएंगे तो आई कम होगा। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा आगे से ग्राफ लेना, ऐसे, यहाँ से नहीं। ठीक है, आर जीरो कर दोगे तो आई पता चले पर्टिकुलर हो गया, नहीं आई इनफाइनाइट हो जाएगा आर जीरो करने पे, यहाँ से। ठीक है, कोई डाउट? लेकिन यहाँ तो स्मॉल आर है, आई जीरो नहीं होगा, मतलब आई इनफाइनाइट नहीं होगा। यहाँ से ले सकते हो ऐसे, और स्ट्रेट लाइन नहीं लोगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन आता ही नहीं है। समझ गए? कोई डाउट? ये ग्राफ आएगा। आर बढ़ाते जा रहे हैं, आई क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। क्लियर? अभी नहीं समझे? ठीक, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 था। टू मार्क्स वाले पे आ जाओ। 2 मार्क्स, पहले इसको नोट करो। अच्छा, अगर आर जीरो होगा तो आई कितना होगा? अगर आर जीरो हो जाए, कैपिटल आर, व्हेन कैपिटल आर इज इक्वल टू 0, देन इफ करो तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4E अपॉन 6R, यानी 2E अपॉन 3R। समझे? यानी यहाँ पे कितनी करंट होगी? 2E अपॉन 3R। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, क्योंकि जब यहाँ पे कितना होगा? आर जीरो हो गया ना यहाँ पे। अरे वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, पूछा नहीं है, पूछते कि आर जीरो होने पे करंट कितनी होगी, तो 2E अपॉन 3R यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 सुनिए। राइट 2 डिफरेंसेस। अब इसमें तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं या तो बड़े न्यूमेरिकल होंगे, फिर या ज़्यादातर थ्योरी के होते हैं। ठीक है, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में क्या पूछा है? 2 डिफरेंस। ठीक, तो पहला डिफरेंस क्या कहेंगे? दोनों के डिफरेंशियल लिख दो। ईएमएफ किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल एनर्जी स्पेंड बाय अ सेल, टोटल एनर्जी स्पेंड बाय अ सेल टू फ्लो यूनिट चार्ज इन द एंटायर सर्किट इंक्लूडिंग सेल। उसमें क्या आ जाएगा? एक्सक्लूडिंग सेल। दूसरा, ईएमएफ कांस्टेंट होता है गिवन सेल का। ईएमएफ क्या होता है? कांस्टेंट। और जबकि टर्मिनल वोल्टेज ये कैपिटल आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे। समझ गए? 2 डिफरेंस पूछे थे, तो पहले तो दोनों के डिफरेंशियल लिखो। एक ये हो गया, दूसरा क्या है? ई कांस्टेंट है और वी वेरिएबल है। समझ गए? अभी नहीं समझे? और तीसरा भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ई जीरो नहीं हो सकता कभी, वी जीरो हो सकता है। अगर कैपिटल आर जीरो हो जाएगा तो वी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ गए? नहीं, और आगे क्या कहा है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन दैट वन शुड टेक व्हाइल ड्रॉइंग करंट फ्रॉम अ सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन। ठीक है,
तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन क्या है? छुओ नहीं उसको, तार को। इसमें क्या लिखा है उन्होंने? मोर इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन 18। अरे तो वैसे ही फर्जी लिखा है, ठीक है। मतलब सारे कनेक्शन सही जुड़े हों, तो इसमें कुछ भी लिख दो कि बल्कि आपको ये लिखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन यही है कि हम इंसुलेटेड स्टैंड पे खड़े हों, इंसुलेटेड स्टैंड पे खड़े हों, नेकेड वायर को टच ना करें, ठीक है। सारे 3-4 लिख दो, सारे कनेक्शंस प्रॉपरली कनेक्टेड हों, समझ गए? क्योंकि लूज कनेक्शन में क्या होगा? स्पार्किंग होगी, हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी, ठीक। तो मेन चीज क्या है? वी शुड स्टैंड एट द इंसुलेटिंग स्टैंड। 19th, हाई करंट इज टू बी ड्रॉन सेफली फ्रॉम लो वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी। सुनिए, अगर लो वोल्टेज बैटरी है, आई इक्वल टू क्या होता है? ई अपॉन, बेटा शांत रहो, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर लो वोल्टेज बैटरी है, कैसी बैटरी है? तो हमें स्मॉल आर को कम से कम लेना पड़ेगा ताकि आई ज़्यादा से ज़्यादा हो, आई ज़्यादा, आ जो भी है फिक्स है। हाई वोल्टेज में क्या होता है? ध्यान से ये ध्यान रखना है स्विच को, हाई वोल्टेज हो या एवरेज से लो, मीडियम वोल्टेज हो, तो भी आई कब मैक्सिमम होता है? जब दोनों सेम हो, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो। वहाँ पे भी ये फार्मूला नहीं लगता है कि वहाँ पे दूसरे फैक्टर्स काम करने लगते हैं, समझ गए? ये लो वोल्टेज में काम आता है, किस में काम आता है? लो वोल्टेज में, ठीक है। जब हाई वोल्टेज में होता है, जैसे हमने मिक्स कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, तो मिक्स कॉम्बिनेशन क्या पढ़ा था? करंट का मैक्सिमम होती है जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो, समझ गए? तो अगर हाई वोल्टेज का सेल है, हाई वोल्टेज का मतलब बहुत सारी बैटरी जोड़ी गई हैं, बहुत सारे सेल पर जोड़े गए हैं, ठीक है। ई ज़्यादा कब होता है? जब एक सेल ना हो, कई सारे सेल हो, समझ गए? तो कई सारे सेलों में कब करंट मैक्सिमम होती है? जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो, समझ गए? और इनका जो एक्सप्लेनेशन वो सही नहीं है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही नहीं है, ठीक है। पहले वाले में क्या है? स्मॉल आर, अभी बलम बताया था हमने बच्चे को, स्मॉल आर की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए अगर लो वोल्टेज सेल है। लो वोल्टेज का मतलब सेल हो गया ना सिंगल सेल, लो वोल्टेज सेल का मतलब सिंगल सेल, और हाई वोल्टेज सेल का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में कब करंट मैक्सिमम होती है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो। कल ही बताया मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए? एन आर अपॉन एम की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल। तो मिक्स कॉम्बिनेशन में करंट का मैक्सिमम होती है जब नेट इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो, ठीक है। जब कोई फार्मूला नहीं पता होता है तो वो क्वेश्चन समझ में आ जाए, इसका भगवान भी ने भी कोई तरीका नहीं बनाया है, नहीं समझे? जब थ्योरी पढ़ी नहीं होगी, फार्मूला याद नहीं होगा, तो उसका भगवान के पास भी कोई तरीका नहीं है, ठीक है। मिक्स कॉम्बिनेशन में करंट का फार्मूला क्या होता है बोलो भाई? देखो, और कल टेस्ट है, आज क्वेश्चन पूछने भी आयो, तुम बोलो बेटा मिक्स कॉम्बिनेशन में। इसको वास्तव में इसको जहरीली गैस छोड़नी चाहिए इस कमरे में। कौन बताएगा मिक्स कॉम्बिनेशन में करंट? देखो कल बताया, कल नहीं। आई इक्वल टू एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर, करंट इन मिक्स कॉम्बिनेशन। और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में आई का मैक्सिमम होता है जब एन आर अपॉन एम की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो। ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑफ एंटायर बैटरी। क्या ये कुछ नहीं बताया क्या हमने? कॉपी पेज पलटो, तुम तो बेटा डेली आते हो तब भी। क्या मिक्स कॉम्बिनेशन किसने पढ़ा है? ये क्या हमने किसको पढ़ाया था कल? कल ही तो पढ़ाया हमने, कल पढ़ाया परसों? परसों पढ़ाया, कल तो प्रॉब्लम बताई थी, परसों पढ़ाया था। तुम तो आते हो ऐसी बेटा। तो मिक्स कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है?
MNE अपॉन NR प्लस MR। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में करंट मैक्सिमम होने के लिए बैटरी का जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है NR अपॉन M क्या होता है? नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एंटायर बैटरी मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो जब कहेंगे ज़्यादा वोल्टेज का सेल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और जब कहेंगे लो वोल्टेज का सेल मतलब सिंगल सेल। तो ये फार्मूला जो है लो वोल्टेज के लिए मतलब सिंगल सेल के लिए, हाई वोल्टेज का मतलब एक से ज़्यादा सेल उनमें ये लगता है, और इसमें करंट कब मैक्सिमम होती है? जब नेट इंटरनल। उसको प्रूव किया था, डायरेक्ट नहीं बताया था, प्रूव कराया था। और गधे तुम भी तो डेली आते हो, ये नहीं कराया हमने। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एंटायर बैटरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल। नोट करें, चलो रहने दो, कुछ करना पड़ना रहे तो है नहीं, बाकी 6 ट्राई कर लेना।